नमस्कार दोस्तों, मैं राम सत वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो आज गणतंत्र दिवस है और इस शुभ मौके पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और इस कोचिंग में पढ़ने के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज जो हम नया पाठ पढ़ेंगे वह है संकुल यौगिक। इसे हम उपसहा संयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं। लेकिन इस पाठ को पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को या परिभाषिक शब्दावली को समझना पड़ेगा। बिना उसके हम इस पाठ को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए इस पाठ को शुरू करने से पहले हम दो वीडियो लेक्चर आपको बना कर देंगे जो बेसिक के होंगे। उनको आपको देखना ही पड़ेगा। जिन मित्रों को या जिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी है, मतलब हम जो वीडियो के बारे में बना रहे हैं और वे बच्चे उसको जानते हैं, तो उसे उनकी अलग बात है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, हमारे वीडियो का बनाने का मेन उद्देश्य है कि हर प्रकार के बच्चे को, जिसको आता है कुछ, जिसको कुछ भी नहीं आता है, हर प्रकार के बच्चों को लाभ मिले और वीडियो के माध्यम से वो आसानी से अपनी पढ़ाई को कर सके। तो चलिए, हमारे सामने कई छात्र बैठे हुए हैं, कई छात्र मुस्कुरा रहे हैं और इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। इसमें से कुछ लोग प्रमुख हैं, अब उनके नाम तो लेना उचित नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहे कि सर आज ऐसे वीडियो पढ़ाइएगा, आज ऐसी पढ़ाई पढ़ाइएगा कि हमारे समझ में आए। साथ ही साथ कि ऐसे पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि आप आइए और देखकर चले जाइए। अरे दोस्त, अगर आए हैं वीडियो देखने के लिए तो दिल से देखिए, और वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और यह वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्त, बात ना करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 2-3 बच्चे कह रहे हैं कि सर आप आए और लगभग 1-2 मिनट हो गया बातें कर रहे हैं, आगे पढ़ाई नहीं आरंभ हुई है। तो आइए हम देखते हैं बेसिक, मतलब आप कहोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संकुल यौगिक का अध्ययन करते हैं। ध्यान देना, संकुल यौगिक को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंपाउंड। तो देखिए, आपसे एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है कि आखिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? तो आप कहोगे उपसह संयोजी। ध्यान देना, उपसह संयोजी यौगिकों के अध्ययन को ही आप कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, तो आप कहोगे कि उपसह संयोजी यौगिकों के अध्ययन को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें हम संकुल यौगिक का अध्ययन करते हैं, अथवा उपसह संयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं। उससे हम क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आइए दोस्त, हम पाठ की शुरुआत करते हैं और बेसिक में हम ये पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं संकुल यौगिक, लेकिन कहाँ से बात आती है अम्ल की, क्षार की, लवण की? तो देखिए मेरे दोस्त, जो आपका संकुल यौगिक है वह एक प्रकार का लवण है। क्या है? जो हमारे पास संकुल यौगिक है वह एक प्रकार का लवण है। तो बिना हमें अम्ल, क्षार और लवण के पढ़े कैसे हम उस पर आ जाएंगे डायरेक्ट? तो आइए हम वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अम्ल क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे अम्ल की। तो देखिए, हम पहले देखेंगे अम्ल। तो आप कहोगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको पानी में घोलने पर हाइड्रोजन प्लस अर्थात H+ आयन प्राप्त होता है। इसे हम अम्ल कहते हैं। फिर सुनिएगा, आप कहोगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको पानी में घोलने पर H+ आयन प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये H+ आयन अगर आपको प्राप्त होता है तो क्या है? अम्ल है। जैसे आप देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं H+ और
अब हम देखते हैं उदाहरण। तो HCl एक प्रकार का अम्ल है, पानी में घोलेंगे तो यहाँ पे H प्लस मिलेगा और यहाँ पर Cl माइनस मिलेगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर आप कहेंगे CH3COOH, अगर इसको हम तोड़ेंगे अथवा जल में घोलेंगे तो मिलेगा हमें CH3COO माइनस और H प्लस। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन प्लस में मिला। उसी प्रकार हम कहेंगे HNO3, तो इसको हम तोड़ेंगे तो मिलेगा H प्लस और NO3 माइनस, ये मिला। उसी प्रकार देखिए H2SO4, तो इसको हम तोड़ेंगे तो मिलेगा 2H प्लस और SO4 माइनस। तो आप एक परिभाषा को कह सकते हो इस प्रकार कि जब हम अम्ल को घोलते हैं या अम्ल को जल में घोलते हैं, जब हम अम्ल को जल में घोलेंगे तो H प्लस आयन प्राप्त होगा, इसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तो पुनः ध्यान दीजिए, जिसको कुछ भी नहीं आता है आप कहोगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर H प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, उस यौगिक को हम अम्ल कहते हैं। और आइए हम देखते हैं इसके बाद क्षार के बारे में कि क्षार क्या होता है। अब हम बात करेंगे क्षार के बारे में, क्षार के बारे में बात करेंगे तो प्रश्न उठता है कि बेस अर्थात क्षार क्या है। तो आइए हम समझते हैं क्षार क्या होते हैं। आप कहोगे क्षार वे यौगिक होते हैं, क्षार वे यौगिक होते हैं जिनको पानी में घोलने पर, जिनको पानी में घोलने पर OH माइनस आयन प्राप्त होता है, इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। और जो अम्ल में भी अभी आपने अम्ल के बारे में पढ़ा था, तो अम्ल में क्या मिला था, H प्लस, इसे हम कहेंगे कौन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो आपने इस चीज को भी देखा। तो आप कहोगे कि अम्ल में या अम्ल को हम पानी में घोलते हैं तो H प्लस अर्थात हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, क्षार की, क्योंकि हमें क्षार के बारे में पढ़ना है। तो आप कहोगे क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको जब हम जलीय विलयन में, क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको हम पानी में घोलते हैं तो OH माइनस अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो NaOH, इसको हम जल में घोलेंगे मिलेगा Na प्लस और OH माइनस, ये मिला। उसी प्रकार KOH, पानी में घोलेंगे तो K प्लस और OH माइनस मिला। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम है, तो इसको हम जल में घोलेंगे तो Mg प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे बाहर इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे OH ट्वाइस, मतलब ये 2 बार रहेगा। या आप लिख सकते हो इसको इस प्रकार 2OH माइनस, फिर हम देखेंगे CaOH होल ट्वाइस, इसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम का हमने लिखा उसी प्रकार होगा Ca प्लस 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 2OH माइनस, ये हो गए। तो आपने इसको लिखा, तो हम कहेंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको पानी में घोलने पर क्या मिलता है, H प्लस आयन मिलता है अर्थात हाइड्रोजन आयन मिलता है, उसे हम अम्ल कहेंगे। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर क्या मिलता है, तो क्षार को जब जल में घोलोगे तो हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, जिससे आपने इन उदाहरणों में समझा। आइए हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण शब्द को, जो है अगला महत्वपूर्ण तथ्य है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब प्रश्न यह उठता है कि हाइड्रोनियम आयन आखिर होता क्या है। तो आइए हम समझते हैं। आप कहोगे जब हम पानी में अम्ल को घोलेंगे तो OH, तब हमें हाइड्रोजन प्लस अर्थात ये मिलेगा। तो आप कहोगे इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे एक नया नाम प्रोटॉन के नाम से भी
जानते हैं। तो आप कहोगे कि जब हम किसी भी अम्ल को जल में घोलते हैं तो H प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन मिलता है। यह आयन जल में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रह सकता है। फिर से सुनिएगा, जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो होता यह है कि हमें हाइड्रोजन प्लस आयन मिलता है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से जल से स्वतंत्र नहीं रहता, आज़ाद नहीं रहता, अर्थात जल के अणु से मिलकर के हाइड्रोनियम आयन को बना लेता है। तो देखिए, जब हमने किसी अम्ल को जल में घोला तो हाइड्रोजन प्लस आयन प्राप्त हुआ। अब यह हाइड्रोजन प्लस आयन पानी के हाइड्रोजन से, ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये पानी के हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए H कितनी बार है, 2, यहाँ से एक आएगा 3, मतलब ये बन गया, और O ऑक्सीजन आए प्लस ये आवेश। तो आप कहोगे जो यहाँ पे ये बना हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। तो पुनः एक बार आप समझिए हाइड्रोनियम आयन होता क्या है। आप कहेंगे जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो H प्लस आयन प्राप्त होता है जिसे हम हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन कहते हैं, और यह आयन जल से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता। इसलिए यह क्या करता है, जल के हाइड्रोजन के साथ आकर के जुड़ जाता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, ये आएगा जल के हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, तब बनाएगा H3O प्लस। इसे हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। तो आपने देखा हाइड्रोजन आयन का सूत्र है H3O प्लस। आइए हम देखते हैं कुछ प्रमुख अम्ल एवं क्षार को। आइए हम देखते हैं कुछ प्रमुख अम्ल के नाम एवं सूत्र। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे अम्ल और यहाँ पर लिखेंगे उनके नाम। तो यहाँ पे जो अम्ल है, आइए देखते हैं। अम्ल है आपका HNO3, इसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो HNO3 जो है आपका, उसे हम नाइट्रिक अम्ल कहेंगे। आइए हम अगला देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला हमारे पास है यहाँ पर H2SO4, H2SO4, इसे हम कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गया। तीसरा हमारे पास है यहाँ पर H3PO4, इसे हम कहेंगे फास्फोरिक अम्ल। फिर अगला आता है हमारे पास, यहाँ पे 3 हो गए। उसके बाद N3H, इसे हम हाइड्रोजोइक अम्ल कहेंगे या कहते हैं। अगला आता है आपका हाइड्रोजोइक हो गया। उसके बाद यहाँ पे CH3COOH, इसे हम नाम देंगे एसिटिक अम्ल। ये हमने देखा। बाकी कई सारे अम्ल होते हैं, जैसे HCOOH, इसे हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पे और अम्ल के नाम देखेंगे, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या है, आइए उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल है C2H2O4, तो इसे हम कहेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बेंजोइक अम्ल। इसका मतलब ये जो बना है, इसे हम कहेंगे बेंजोइक अम्ल। ये हमने देखा। साथ ही साथ इसके अलावा अन्य भी अम्लीय यौगिक हैं, आइए हम उनको भी देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर प्रमुख अम्ल को। पहला है आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, इसे हम कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है H3PO4, इसे हम कहेंगे फास्फोरिक अम्ल। फिर N3H हाइड्रोजोइक अम्ल। फिर CH3COOH एसिटिक अम्ल। फिर है HCOOH
फार्मिक अम्ल, C2H2O4 ऑक्जेलिक अम्ल और बेंजीन के साथ COOH लगा है, इसे हम बेंजोइक अम्ल कहेंगे। तो हमने इतना समझा। आइए हम देखते हैं और अम्ल के नाम। आइए हम देखते हैं एक दो जटिल अम्लों के नाम। जैसे यहाँ पे पहले एक सिंपल देखेंगे, HNO2, इसे हम कहेंगे नाइट्रस अम्ल कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसे हम कहेंगे पिक्रिक अम्ल। यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे NO2 होगा, यहाँ पर NO2 होगा और यहाँ पर NO2 होगा। इसे हम नाम देंगे पिकरिक अम्ल नाम देंगे। तो हमने इसको देखा। आइए हम एक और देखते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। तो देखिए सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, उसका भी सूत्र आइए हम समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं सैलिसिलिक अम्ल को। सैलिसिलिक अम्ल में क्या है आपका, यहाँ पे ये बनेगा बेंजीन रिंग, उसके बाद ऊपर लगेगा OH, यहाँ पे लग जाएगा आपका COOH। इसे हम क्या कहेंगे, सैलिसिलिक अम्ल कहेंगे। आइए एक अम्ल और हम देखते हैं जो काम का है, वह है सिनेमिक अम्ल। तो सिनेमिक अम्ल क्या होता है, इसे बनाएंगे हम बेंजीन, और बेंजीन को बनाने के बाद इसमें ये लगाएंगे, बेंजीन रिंग को पूरा करेंगे, लिखेंगे CH, उसके बाद फिर यहाँ पे द्विबंध लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे CH, फिर COOH। ये जो बना है इसी का नाम है सिनेमिक अम्ल। इसी प्रकार और भी अम्ल हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम इसे नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ अम्ल के उदाहरण इस प्रकार हैं जो आपके कैसे हैं, एलिफैटिक हैं। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं जैसे होता है Cl CH2 COOH। तो ये क्या है, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या है, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। उसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे Cl2, उसके बाद CH COOH। तो ये क्या हो गया, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल। उसी प्रकार C, या ऐसे लिख दो डायरेक्ट CCl3, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, अब देखिए कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे बंध COOH। तो ये क्या है आपका, ये है आपका डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, और ये है ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। तो हमने देखा अम्ल के कई सारे उदाहरण को। आइए हम समझते हैं क्षार के कुछ प्रमुख उदाहरण, कि क्षार के उदाहरण कौन कौन से हैं। आइए अब हम देखेंगे क्षार के कुछ उदाहरण। क्षार का मतलब पहला है, इसमें यहाँ पे लिखेंगे नाम और यहाँ पे होगा सूत्र NaOH। इसे हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया। उसी प्रकार दूसरा है आपका KOH, तो लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार हो गया आपका यहाँ पे LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या नाम होगा इसका, लिथियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है CaOH होल ट्वाइस, तो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार यहाँ पे होगा आपका AlOH3 लिथियम, यहाँ पे होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। उसके बाद FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये लिखेंगे हम। फिर है आपका ZnOH होल ट्वाइस, तो इसका होगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पे आएगा आपका AgOH, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा
कई सारे हाइड्रोक्साइडों को। अब आपने हाइड्रोक्साइड को समझा, और हाइड्रोक्साइड किस वर्ग में आते हैं, तो ये आते हैं आपके क्षार में आएंगे। कहाँ आएंगे? क्षार में आएंगे। इसी प्रकार आपका है BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है BeOH होल ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या होगा? बेरिलियम, बेरिलियम। फिर आता है MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने इसको भी देखा। तो ये हमारे पास कई सारे उदाहरण हो गए किसके? हाइड्रोक्साइड के, अर्थात क्षार के हमारे पास कई सारे उदाहरण हो गए। पहला यहाँ पे है आपके सामने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है आपका कौन? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है आपके सामने उदाहरण वह है आपके LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, ZnOH2 जिंक हाइड्रोक्साइड, AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आपका BaOH होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, BeOH होल ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, फिर MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने देखा क्षार के भी कई सारे उदाहरण। आइए हम बात करते हैं लवण की। तो आइए हम देखते हैं लवण के बारे में। लवण के बारे में, इसे हम साल्ट कहते हैं, साल्ट कहते हैं। तो हम देखेंगे किसके बारे में? साल्ट के बारे में देखेंगे। तो आप कहोगे कि जब हम अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं, जब हम अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो क्षार का निर्माण होता है। आइए हम समझते हैं। जैसे NaOH, और ये क्या है? आपका क्षार है। उसी प्रकार HCl, ये क्या है? अम्ल है। जब क्रिया कराएंगे तो ये इतने बाहर चले जाएंगे, और इसको हम गर्म करेंगे तो जल बाहर जाएगा। जल का सूत्र होता है HOH अर्थात H2O, और यहाँ पर Na बचा है, यहाँ पे Cl है, तो इसे हम कहेंगे नमक। यहाँ पर जो बना है वह लवण बना है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आप कहोगे कि लवण वे पदार्थ होते हैं जिसमें हम क्षार को अम्ल से परस्पर क्रिया कराते हैं, जिसमें हम क्षार को अम्ल से परस्पर क्रिया कराते हैं, तब लवण बनता है, अर्थात NaCl लवण बना है। साथ ही साथ जहाँ पर पानी बाहर चला गया है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हमने इस बात को समझा। आइए हम देखते हैं अगली महत्वपूर्ण हेडिंग को, जो है आपका लवणों का वर्गीकरण। क्या है? लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये हम देखेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सामान्य लवण। पहला देखेंगे सामान्य लवण। तो ये हम बात करेंगे। तो आप देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि सामान्य लवण क्या होते हैं, तो आप बताएंगे वे लवण जिनको पानी में घुलने पर वे पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। वे लवण जिनको पानी में घोलने पर वे पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हीं प्रकार के या उन्हीं लवणों को हम सामान्य लवण के नाम से जानते हैं। अर्थात सामान्य लवण वे लवण हैं जब उन्हें हम पानी में घोलते हैं तो वह पूर्ण रूप से पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उसे हम सामान्य लवण कहेंगे। जैसे NaCl, उदाहरण के तौर पे देखो NaCl, फिर KHSO4, ये हो गया। तो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है। साथ ही साथ हम देखिए K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ये भी क्या है? सामान्य लवण का उदाहरण है। Na3PO4, तो सोडियम फास्फेट है। ये क्या है? सोडियम फास्फेट है। ध्यान देना, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों भी अलग हैं। तो हमने देखा इस प्रकार के लवण को। अगला है आपके सामने इसी में अभी NaH, क्या है?
CO3 तो सोडियम बाई कार्बोनेट, और यहाँ पे Na2CO3 ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो हमने देखा सामान्य लवण के कई सारे उदाहरण, फिर से देख लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl, फिर KH4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, फिर आपका है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, फिर है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, फिर Na3PO4 सोडियम फास्फेट, उसके बाद हम कहेंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने यही देखा कि सामान्य लवण क्या होते हैं या सरल लवण क्या होते हैं। आइए हम दूसरी हेडिंग को समझते हैं कि लवणों के वर्गीकरण में दूसरी महत्वपूर्ण हेडिंग क्या है। अब हम देखेंगे कि दूसरा जो वर्गीकरण है वह है द्विक लवण। क्या है? द्विक लवण। इसे हम डबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे? डबल साल्ट के नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ पर द्विक लवण के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पहला होगा आपका फिटकरी, इसे हम पोटास एलम भी कहते हैं। तो पहला क्या है? फिटकरी, इसे हम पोटास एलम कहते हैं। इसका दूसरा जो नाम है पोटास एलम कहते हैं। तो आपने ये देखा, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है? सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इसका क्या है? दूसरा नाम है। तो पुनः समझिएगा, जो आपका द्विक लवण है उसमें पहला जो है वह है फिटकरी। फिटकरी को हम पोटास एलम भी कहते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। आइए हम इसका सूत्र देखते हैं। तो सूत्र क्या है आपका? सूत्र यहाँ पे है आपका K2SO4 Al2, मतलब इंटू कर देंगे Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। कितना है? 24H2O। एक प्रश्न यहाँ पर काम का है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी प्रश्न आता है कि क्या होता है जब हम फिटकरी को जल में घोलते हैं। क्या होता है जब फिटकरी को हम जल में घोलते हैं? तो जब हम फिटकरी को जल में घोलेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा K+ अर्थात पोटेशियम आयन, फिर Al3+ अर्थात एल्युमिनियम आयन, और SO4 3 बार माइनस रहेगा, तो ये हमें मिलेगा क्या? सल्फेट आयन। इसी के आधार पर बना है फिटकरी का वैज्ञानिक नाम। तो हम कहेंगे कि जब हम फिटकरी को जल में घोलते हैं तो हमें निम्न प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं। पहला इसमें है पोटेशियम, धनायन में होगा, फिर एल्युमिनियम और सल्फेट। इसी के अनुसार इसका नाम पड़ा है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। आइए हम बात करते हैं दूसरे लवण की, जो है आपका मोहर लवण। क्या है? मोहर लवण, इसे हम मोहर साल्ट भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मोहर लवण या मोहर साल्ट। आइए हम सूत्र को देखते हैं। सूत्र के पहले इसका हम वैज्ञानिक नाम देखते हैं। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। देखिए इसका सूत्र क्या है? सूत्र है FeSO4, उसके बाद होगा यहाँ पर इंटू और NH4 होल ट्वाइस, यहाँ पे NH होल ट्वाइस, फिर होगा SO4, और यहाँ पे हम कर देंगे 6H2O। तो आपने ये देखा, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है, क्या होता है जब हम मोहर लवण को जल में घोलते हैं? तो हमें मिलेगा निम्न प्रकार के आयन, Fe2+ या H+ कर दो, फिर यहाँ पे मिलेगा NH4+, ये मिलेगा, और उसके बाद SO4 मिलेगा।
अब कहोगे इनके नाम क्या है, तो देखिए ये है आपका Fe मतलब फेरस है, और ये क्या है अमोनियम है, ये सल्फेट है। तो आपने देखा कि जब हम मोहर लवण को जल में घोलते हैं तो हमें निम्न प्रकार के आयन दिखाई पड़ते हैं या निम्न प्रकार के आयन मिलते हैं, जैसे फेरस मतलब इसे हम कहेंगे फेरस, इसे कहेंगे हम अमोनियम, इसे कहेंगे सल्फेट। तो हमने इसको देखा। आइए हम देखते हैं लास्ट वर्गीकरण को। अगला हमारा है वह है संकर लवण। क्या है? तीसरा जो वर्गीकरण है वह है संकर लवण। तो अब आप कहोगे संकर लवण क्या है? तो जिस पाठ के लिए हम बहुत देर से परेशान हैं, आप लोग भी उब गए हैं कि आखिर वो पाठ का नाम क्यों नहीं आ रहा है, तो जो संकर लवण है उसे ही हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो ध्यान देना, जो संकर लवण है उसे हम संकुल यौगिक कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। तो आपने ये देखा। आइए हम इनके उदाहरण को समझते हैं, जैसे K4 FeCN6, K4 FeCN6। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये किसका है? ये है आपका संकर लवण का उदाहरण। यहाँ पे हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि Cn कितनी बार है, यहाँ पे 6 बार है, तो Cn यहाँ पे 6 बार कर देंगे, इस प्रकार की रचना बना लेंगे। और यहाँ पर हमने Fe को बीच में लिया है और यहाँ पर K बाहर है, K को हम काउंटर आयन भी कहते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा गया है K4 FeCN6 अर्थात पोटेशियम। तो पोटेशियम का नाम पहले आएगा, हेक्सासाइनोफेरेट। तो ये एक आपका संकुल यौगिक है, इसका नाम क्या है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ये हमने देखा। अब इसकी हम रचना बनाएंगे, तो K को बाहर कर देंगे, K यहाँ पर काउंटर आयन है, और Fe क्या है? यह केंद्रीय धातु परमाणु है, और यहाँ पे Cn क्या है? लिगेंड है। तो जब हम पढ़ेंगे संकुल यौगिक क्या होता है तो इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए एक हम और देखते हैं। NiCO4, ध्यान देना ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, CO4। तो ये हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हम CO या यहाँ पे CO, उसके बाद यहाँ पे H2O 4 टाइम Cl2, ये भी एक संकुल यौगिक है। तो पहले हम इसको समझेंगे। तो क्या करोगे, इसमें Ni को बीच में लिखोगे ऊपर, और यहाँ पे चारों तरफ से, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड 4 बार है इसलिए CO 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 ऐसे आप यहाँ पे जोड़ दोगे। तो ये क्या हो गया? ये भी एक प्रकार का संकुल यौगिक का उदाहरण है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है? CO H2O 4 बार Cl2, तो CO को हम लिखेंगे बीच में, उसके बाद यहाँ पे Cl जोड़ देंगे, 2 बार Cl है, उसके बाद यहाँ पर हम H2O को जोड़ेंगे, H2O, इसको हम थोड़ा सही से लिखते हैं H2O, और इसको भी हम लिखेंगे H2O और H2O। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा एक संकुल यौगिक है। तो हमने लास्ट में देखा संकर लवण या संकुल यौगिक को। तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बंध क्या होते हैं, बंध कितने प्रकार के होते हैं आदि के बारे में हम पढ़ेंगे, और उपसह संयोजी बंध क्या होता है।